नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे महाराष्ट्र के राजनीति की। महाराष्ट्र के राजनीति की अगर बात की जाएगी तो लोकसभा का पारा अब दिन ब दिन गर्म होते जा रहा है। इसी और अगर आम आदमी पार्टी की दावेदारी की अगर बात की जाएगी तो पिछले कुछ सालों में अगर बात की जाएगी तो आम आदमी पार्टी जो कि केजरीवाल को प्रमोट करती है और केजरीवाल के सिद्धांतों पर चलती है और आम आदमी के पक्ष में बात करती है, उसी पार्टी की आज बात करेंगे कि वो भी एक अपनी अलग दावेदारी रखती है। हाल ही में अगर बात की जाएगी महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी के तरफ से स्वराज्य संवाद यात्रा का आयोजन किया गया। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वराज था वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोगों को बताने की कोशिश की गई। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सरदार जगजीत सिंह को, जो कि वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सर, ये जो स्वराज्य संवाद यात्रा का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? क्या बताने की कोशिश है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वराज्य जो था वो किस तरह से था, या फिर क्या बताने की कोशिश की है आम आदमी पार्टी ने? नमस्कार, धन्यवाद हमारे साथ में आप बातचीत कर रहे हैं। देखिए, स्वराज यात्रा जो हमने निकाली, जो हाल फिलहाल में महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सिचुएशन है, आप देख ही रहे हो। महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, शिवसेना को तोड़ा गया, शिवसेना को तोड़ करके फिर से दूसरी गवर्नमेंट बनाई गई और उस गवर्नमेंट के अंदर में इन्होंने कैसे बनाया है, क्या बनाया है, खोखे की गवर्नमेंट, कई लोगों के नाम रख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिति इतनी खराब हो गई है। शिवसेना आज शिवाजी महाराज के नाम पर दम भरती है, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर में राजनीति, गंदी राजनीति हो चुकी है, खराब राजनीति हो चुकी है और इतने लेवल उतर चुके हैं कि अब लोगों को कोई उम्मीद नहीं है इन तीनों पार्टियों से, ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से, ना शिवसेना से, ना एनसीपी से। तो यहाँ एक पर्याय का सवाल आता है। लोग तो सोचते हैं ना कि भाई अब क्या करें, ये इनके सिवाय कौन, अब इनके सिवाय कौन। मतलब आम आदमी पार्टी अब खड़ी हो चुकी है देश में। दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट है, 3 बार हमारी गवर्नमेंट चुन के आ चुकी है। पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, 1.25 साल हुआ है, अभी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो लोग, अपने लेवल के ऊपर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं। तो लोग देख रहे हैं। अभी लोगों के सामने पर्याय नहीं था, ये पर्याय अब मिल चुका है। स्वराज यात्रा निकालने के लिए हमने वो पंढरपुर से शुरू की और जा करके वो रायगढ़ में ख़त्म की, जहाँ पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, उसी दिन हमने ख़त्म किया। महाराष्ट्र के अंदर में गोपाल इटालिया जी सहप्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में ये पूरी की गई। उनकी संकल्पना की गई कि चलिए लोगों से संवाद करें, लोगों के बीच में जाके बताएं कि असली स्वराज्य जो शिवाजी महाराज सोचते थे, रहते का राज होना चाहिए, ना ऊंच ना नीच, ना जातिवाद, ना कुछ बात। लोगों की बात सुन करके, लोगों के हिसाब से उनके लिए राजा ने, प्रजा के लिए राजा ने काम करना चाहिए। ये विचार लेकर के, स्वराज्य का विचार लेकर के वो यात्रा निकाली गई। 10 दिन की यात्रा थी। बहुत अच्छा हमें वहाँ पर पूरे 6 के 6 जिलों के अंदर में अच्छा हमारे को वहाँ पर प्रतिसाद मिला, शुरुआत से लेके आखिरी तक। आखिरी में जब रायगढ़ में कंक्लूड हुई, उसके बाद अब हमने स्वराज संवाद सभा शुरू की है। वहाँ से आने के बाद में इसके अंदर पार्टी को टारगेट दिया गया है कि हर वार्ड लेवल के ऊपर में जा करके अपने को 2 सभा आपको हर जगह लेनी है। रोज हर वार्ड के अंदर में कहीं ना कहीं, नागपुर में हमारी सभा हो रही है, अब बाकी जगहों पे भी महाराष्ट्र के अंदर में हो रही है। वर्धा में बहुत अच्छा काम चालू है, बाकी जिलों में भी काम चालू है, पूना में काम चालू है, इवन मुंबई में काम चालू है। मुंबई में भी वार्ड वार्ड में जाकर के सभा ली जा रही है। वहां जाकर के हम लोगों को यही बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी जिस राह पे काम कर रही है, एजुकेशन पे, स्वास्थ्य के ऊपर में, बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर, मूलभूत सुविधाओं के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर में जो काम हो रहा है वो लोगों तक, जन जन तक पहुंचे। आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? राजनीति इतने घटिया स्तर पर उतर चुकी है कि नेशनल लेवल के ऊपर आप देखते हैं, जब भी इलेक्शन आता है तो बीजेपी जातिवाद पे उतर जाती है, हिंदू मुसलमान पे आ जाती है, हिजाब खिजाब पे आ जाती है। हाल ही में कर्नाटका का आपका इलेक्शन हुआ, अमित शाह जी पहला स्टेटमेंट ये देते हैं जाकर के कि हम सत्ता में आएंगे तो हम मुसलमानों की सारी सुविधाएं निकाल देंगे।
ये देश में ठीक लगती है क्या बात? सेक्युलर देश है अपना, संविधान है अपने देश के अंदर में, देश उनका भी है, देश उनका भी है, इनकी हम सुविधाएं निकाल देंगे। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, कल को ये दूसरे को भी बोला जाएगा, माइनॉरिटीज को भी बोला जाएगा। ये लेवल पे उतर चुकी है राजनीति। आपके पास काम की बात करने के लिए कुछ नहीं है कि हम इससे भी अच्छा काम करके बताएंगे, हम ऐसा करेंगे, कुछ भी नहीं है। बात घूम फिर करके मुसलमानों पे आ जाती है। तो कहीं ना कहीं लोग इस देश के भी उकताए हुए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, ये देश 1000 साल गुलाम रहा। 1000 साल में 750 साल हम लोग मुगलों के अंडर रहे और 250 साल हम अंग्रेजों के अंडर रहे। 750 साल में ये देश पूरा मुसलमान हो सकता था, एक भी जनरेशन नहीं बचती थी। बहुत जनरेशन हो जाती है 750 सालों में, हुआ क्या? नहीं हुआ ना। 250 साल में हम क्रिश्चियन हो जाते, नहीं होते? इतना उनका दंका था, सब कुछ था, तो हम लोग सब ये हो जाते, नहीं हुआ ना। तो बेसिकली इस देश का थ्रेड जो है वो सेक्युलर है। लोगों को बुरा लगता है, खराब लगता है, ये क्या कर रहे हैं, ये कैसा है, इसलिए इनको वोट दिया था क्या कि ये ऐसा काम करेंगे? तो लोग पर्याय ढूंढ रहे हैं, कर तो कुछ सकते नहीं। वोट दे दिया, 5 साल के लिए गवर्नमेंट बैठी है, उसको रिकॉल करने के पावर्स अपने पास है नहीं। लेकिन जब एक अच्छा पर्याय सामने आता है तो लोग उसके तरफ जरूर सोचते हैं। तो यही हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं स्वराज्य सभा मतलब के एक उम्मीद के तौर पर आम आदमी पार्टी के की उभर कर सामने आई। बिल्कुल सर, आपने बातों ही बातों में ये कहा कि शिवसेना पे तंज कसा है कि शिवसेना छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर की पार्टी नहीं रही। आज शिवसेना की अगर बात की जाए कि 2 शिवसेना, किस शिवसेना की बात कर रहे हैं? 2 शिवसेना कर दी गई बीजेपी ने, लेकिन जब एक थी तब भी उनके राज में क्या हुआ? जो उन्होंने वचननामा दिया था कि हम सत्ता में आएंगे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, तो हम 200 यूनिट की बिजली आधी कर देंगे, हम उसके अंदर में रियायत देंगे आपको। लेकिन जब वो सत्ता में आए तो क्या उन्होंने किया जनता के लिए? नहीं किया। कोरोना काल में 20% बिजली का बिल बढ़ा दिया। अब उसके बाद ये सरकार अभी आई है तो ये सरकार बोलती है हम बिजली बिल माफ कर ही नहीं सकते, ये सब दे ही नहीं सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। जब एमवीए गवर्नमेंट आई थी तो कहते थे कि फडणवीस के जमाने के 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और वो 20,000 करोड़ बढ़ गया, इसलिए हमें 20% बढ़ाना पड़ा। अब ये सरकार आई है तो ये सरकार बोल रही है कि जो मीटर रीडिंग होती है उसके बाद बिल आपको 15 दिन के बाद आता है, तो ये 15 दिन का भी पैसा हमारे को मिलना चाहिए। अभी आपको डिमांड नोट भेजी जा रही है कि एवरेज बिल आपका जो आता है उसके हिसाब से आप अपना बिल भेजिए। ये जनता के मन के खिलाफ है। वैसे ही कोरोना काल के बाद जनता त्रस्त थी, पैसे से हालत खराब थी, कईयों के बिजली के कनेक्शन कट चुके थे, धमकियां दी जाती थी, लोगों ने बहुत विरोध किया, लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए, हमने भी बहुत सारे आम आदमी पार्टी की तरफ से आंदोलन किए। क्या इन्होंने सुना? चीफ मिनिस्टर तो शिवसेना के थे, तो शिवाजी महाराज के विचार ऐसे तो नहीं थे जी। वो जनता के हित में सोचते थे जी। वो जब लड़ाई पे जाते थे, साल साल भर लड़ाई करने जाते थे, तो वो पूरा अनाज भर के जाते थे कि मैं जाने के बाद मेरी जनता भूखी नहीं मरना चाहिए। वो हिंदू मुसलमान नहीं करते थे जी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता पर जब काबिज किया, ठीक है, तब उनके विचार ऐसे थे कि हम कभी देश में वो राजनीति नहीं करेंगे जो बाकी दल करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से आपने अभी कहा कि संवाद यात्रा के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को घर घर तक पहुंचाना, क्या लगता है कि विचारों में कहीं न कहीं बदलाव हुआ है, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के अलावा के नाम लिए बिना महाराष्ट्र में राजनीति नहीं हो सकती है? आम आदमी पार्टी ने भी मान लिया है। देखिए, हम संविधान के रास्ते पे चलते हैं। 75 साल हो रहे हैं, अपने को अमृतकाल मनाया जा रहा है, संविधान को भी 75 साल हो रहे हैं। अपन आज तक अगर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 5 चीज़ें अगर गरीब के घर में नहीं पहुंची है तो हमें नहीं लगता संविधान के जो सुविधाएं हैं वो इस देश के गरीब आदमी तक पहुंचे हैं और कुछ हुआ है। पहली बार दिल्ली में हुआ है और अब पंजाब में हो रहा है। शिवाजी महाराज का भी यही विचार था कि रैयत का राज होना चाहिए, हमारा खुद का राज होना चाहिए। उनकी लड़ाई मुगल से थी और हमारा राज होना चाहिए, हमारे लोग हैं ना तो हमारा खुद का राज होना चाहिए, ये उनकी लड़ाई थी। और लोगों को बहुत अत्याचार जो सहन करना पड़ता था वो अत्याचार से मुक्ति दिलाने की लड़ाई थी। अब तो मुगल रहे नहीं, अंग्रेज रहे नहीं, लेकिन अब हमको राजनीतिक लड़ाई लड़ना है। लेकिन हम लोग वही विचारधारा लेकर के चल रहे हैं।
शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे देश के लिए लागू है सर, पूरे देश के लिए लागू है। उस इंसान की जो विचार थी और जो उसकी कटुबद्धता थी, उनकी वो जो उनकी शिक्षा जीजा माता जी ने दी थी, वो उन्होंने पूरा आखिरी दम तक निभाया, आखिरी दम तक निभाया। उनको कभी भी उन्होंने अपनी जनता के खिलाफ फैसले नहीं लिए। क्या ये सब चीज़ें आपको शिवसेना के रूल में दिखती है? मुंबई में आज बारिश आ जाए तो मुंबई पूरा भर जाता है। मुंबई में आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो गई हैं। क्या इन्होंने इतने साल के एनएमसी बीएमसी के राज में अपना उसके प्रॉब्लम सुने हैं, लोगों के प्रॉब्लम हल किए हैं? कितने स्कूल बनाए, कितने अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए इन्होंने, कितने रोड अच्छे बनाए, क्या क्या उनकी सुविधा का प्रॉब्लम किया है? कुछ भी नहीं। ये शिवाजी महाराज का नाम लेना और अपना राज करते वक्त में उसके ऊपर में फॉलो नहीं करना, तो ये तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। आम आदमी पार्टी की सोच किन बातों पर निर्भर करती है? आने वाले दिनों में चुनाव है, चुनाव में महाराष्ट्र की अगर बात की जाएगी तो जो विधानसभा जो चुनाव होने वाले, तो किस तरह का महाराष्ट्र वो देखती है? अगर सत्ता पर किसी से अलायंस करके आम आदमी पार्टी की सत्ता अगर आती है या फिर बड़े पैमाने पर होते हैं, तो किस तरह का महाराष्ट्र वो देखना पसंद करती है? किस तरह का महाराष्ट्र आप बताएंगे लोगों को और बनाएंगे? देखिए, महाराष्ट्र में हमारा मुंबई शहर है। मुंबई इस देश की इकोनॉमी का मेजर कंट्रीब्यूटर है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा प्रदेश है। महाराष्ट्र ने हमेशा अच्छे लीडर्स, अच्छे लोग, अच्छी राजनीति, इसका पूरा एग्जाम्पल दिया है। लेकिन आज की तारीख में कुछ चंद सालों से बहुत बुरे हाल हैं। हम चाहते हैं महाराष्ट्र का जो बेसिक कल्चर है, फुले शाहू अंबेडकर, शिवाजी महाराज, इन तमाम जो विचारवंत लोग जिस तरीके से इस देश के अंदर में महाराष्ट्र को विचार दिया हुआ था, उसी स्वरूप का महाराष्ट्र हम देखना चाहते हैं। लोग भी देखना चाहते हैं, लोग भी देखना चाहते हैं। हम आम आदमी पार्टी, लोग अगर हमें समर्थन दें, लोग हमारे साथ अगर जुड़े, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आम आदमी पार्टी का साथ दें, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस रास्ते पर चली है, नीति के राज के ऊपर में चली है, और उसका असर दिल्ली में आप देख रहे हैं। आज नीट के अंदर में हमारा जो एजुकेशन के अंदर में 1000 बच्चे पास हुए हैं। आज एक चपरासी का लड़का 88th रैंक है उसको, और उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। इमेजिन कर सकते हो आप? ये यहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। आपको क्लासेस लगानी पड़ेगी, आपको दुनिया भर का ट्यूशन लेना पड़ेगा, स्कूल की भी फीस भरनी पड़ेगी, क्लासेस की भी फीस भरनी पड़ेगी, तब जाकर के रैंक आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद उसकी उम्मीद जागेगी कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो हमें भी जैसा दिल्ली में राज शुरू है, वैसा महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग हमारा साथ दें तो हम दिल्ली जैसा मॉडल, दिल्ली मॉडल महाराष्ट्र में भी लागू करते हैं। कुछ लोगों के सवाल है मेरे पास कि जब सोच रहा था कि आम आदमी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता या फिर किसी कार्यकर्ता के साथ इंटरव्यू करूं, तो उनसे ज़रूर उनके तरफ से जो सवाल आए हैं, अगर एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात की जाएगी तो एजुकेशन पॉलिसी अभी भी फर्स्ट से लेकर 10 तक का या फिर नर्सरी से लेकर 10 तक का जो एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन हो गया है, वो काफ़ी हाई हो गया है। मनमानी फीस को बढ़ाया जा रहा है, सारी चीज़ें हो जा रही। लोगों की उम्मीद आपसे यही है कि जब केजरीवाल सरकार दिल्ली में इतना अच्छा एजुकेशन दे सकती है, एजुकेशन के नए अच्छी चीज़ें गरीबों के लिए ला सकती है, हर किसी के लिए एक परफेक्ट एजुकेशन हो सकता है, इन सारी गतिविधियों को देखते हुए महाराष्ट्र में ऐसी कोई मूवमेंट आपकी दिखती नहीं है, ऐसा कोई आंदोलन आपका दिखता नहीं है कि एजुकेशन के खिलाफ, ये बढ़ती फीस के खिलाफ या फिर शिक्षा विभाग के खिलाफ इन सारी चीज़ों पर आंदोलन किया जाए? ऐसा क्यों? देखिए, शायद मैं आपको याद दिला दूं कि कोरोना काल के अंदर में जब स्कूल बंद थे, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी, उसके बाद भी स्कूल वाले फीस वसूल रहे थे। हमने बहुत सारे निवेदन दिए इधर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को, बहुत बार हमारा उनके साथ में मुलाकात हुआ, बहुत सारे स्कूलों के ऊपर में उन्होंने एक्शन भी लिया। लोग भी आते थे, पेरेंट्स लोग भी आते थे। यहाँ से एक मोर्चा निकला था, हमने उस मोर्चे में पूरा सहभाग दिया था, पूरा अपना पार्टिसिपेशन दिया था, क्योंकि नो स्कूल नो फीस, यानी उनके खर्चे तो बंद थे ना, फिर किस बात की वो फीस मांग रहे थे? टीचर्स को पेमेंट देना है तो बहुत पैसे इन्होंने कई साल से कमा के रखे हैं, उसमें से दे सकते थे। मैं भी एक स्कूल चला चुका हूं, मुझे मालूम है स्कूल की तिजोरी में कितने पैसे रहते थे, और हम लोग उसके अंदर में बराबर मैनेज कर सकते थे। तो ये हमने उसका उस वक्त अपोज किया। आज
दिल्ली में जो हो रहा है ये बात नियत की है, जी। ये बात अपने सोच विचार की है और पढ़े लिखे लीडरशिप की है, सबसे बड़ी बात। मेरा सवाल ये था कि जो जनता का जो देखने का नजरिया है एजुकेशन पॉलिसी के तरफ, तो कहीं ऐसे कोई आंदोलन ऐसे दिखाई नहीं दे रहे आफ्टर कोरोना के बाद में कि जो जनता की जो परेशानी कुछ हद तक हल हो जाए, ताकि स्कूल प्रबंधन और बाकी की चीज़ों पर अंकुश लगाया जाए। तो वो उस लिहाज से वो आंदोलन दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए जनता के तरफ से मेरा आपको एक सवाल था। बिल्कुल, हम इस एजुकेशन के बारे में जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है इसके खिलाफ है, बाजारीकरण के खिलाफ है। हम चाहते हैं इतनी अच्छी एजुकेशन गवर्नमेंट के तरफ से हो ताकि ये हमारे बच्चों को दो जो आज की तारीख में एजुकेशन में स्कूल में एडमिशन भी लेना पड़ता है और उसको क्लासेस लगानी ही पड़ती है। वो वहाँ भी फीस भर रहा है, यहाँ भी क्लासेस की फीस भर रहा है। वहाँ तो इसलिए फीस भर रहा है कि उसको रोल नंबर मिल जाए और एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाए, बाकी पढ़ाई तो वो क्लासेस के अंदर कर रहा है, वहाँ स्कूल जाने का काम नहीं है। तो ये एक तरफ से बाजारीकरण हो चुका है। हम इस बाजारीकरण को रोकना चाहते हैं, लेकिन हम आज की तारीख में आंदोलन कर सकते हैं, पर सत्ता में आए तो हम जरूर इसकी तस्वीर हम बदल के बताएंगे कि हम इसके अंदर में ये जो बाजारीकरण है ये बंद करके दिल्ली में जैसा एजुकेशन हो रहा है वो हम यहाँ पर भी करेंगे। जगजीत सिंह जी, लोगों तक पहुँच रहे हैं आप धीरे धीरे, कुछ नुक्कड़ सभाएं भी ले रहे हैं, कई सारे आंदोलन भी खड़े कर रहे हैं आम जनता के लिए। आपकी टीम नागपुर में बहुत अच्छा काम कर रही है, विदर्भ की मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन नागपुर में जिस तरह से हम आपके आंदोलन देख रहे हैं कि लोगों को पसंद आ रहे हैं, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। कितना मुश्किल है लोगों के बीच में जाकर, जो पहले से पॉलिटिकली भाजपा के कुछ कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, एनसीपी के कार्यकर्ता है, विदर्भवादी है यहाँ पे, उनके बीच में जाके आम आदमी पार्टी की पैठ बनाना कितना मुश्किल हो रहा है और आप इसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं? मुश्किल कुछ नहीं हो रहा है। मुश्किल उनको होता है जिनको वो घिसी पिटी राजनीति करना है, कन्वेंशनल राजनीति करना है। हम तो लोगों के बीच में जाके लोगों के अधिकार की बात कर रहे हैं। हम लोगों के अंदर में जाकर के लोगों के जो मुद्दे हैं, चाहे उनके एरिया का मुद्दा हो, चाहे उनका बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, गटर का मुद्दा हो, रोड का मुद्दा हो, उनके एरिया में कोई दूसरे इश्यूज हो, हम उसके बारे में जाकर के बात करते हैं। अभी स्वराज संवाद में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वहां जाके भाषण नहीं दे रहे हैं। हम भाषण सिर्फ इतना दे रहे हैं कि दिल्ली मॉडल क्या है उनको बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें मीडिया में अवेलेबल नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में अवेलेबल नहीं है, वो लोगों तक पहुंचे। उसके बाद हम उनसे संवाद कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि इसका नाम रखा है हमने स्वराज संवाद सभा। लोग हमें अपने प्रॉब्लम बताएं। परसों की बात है, मैं मोमिनपुरा में रात को मीटिंग ले रहे थे, वहाँ एजुकेशन का प्रॉब्लम है, वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ लाइब्रेरी बंद कर दी गई है। वहाँ के बच्चों को 10वीं पास 11वीं पास बच्चों को ये पता नहीं है कि आगे हमको कैरियर में क्या करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है। हमारे को कोई समझाता नहीं है, कुछ करता नहीं है। ये लोग हमें अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं, हम उसको नोट कर रहे हैं और हम अपने तरफ से उनके लिए जो पॉसिबल होगा ज़रूर करेंगे। उनको कैरियर गाइडेंस देना है, कुछ करना है। स्कूल के बारे में हम जाकर के निवेदन देते हैं, आए दिन हमारे लोग जाकर के निवेदन देते हैं। हम बेसिक मुद्दों को लेके चल रहे हैं। हाँ, ये बात जो आपने कहा कि कितना मुश्किल होता है इनके बीच में जाकर के काम करना, मुश्किल हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमको साफ सुथरा काम है। हमारे लिए कोई ऊंच नीच नहीं है, हमको किसी जाति भेद या पर्टिकुलर सेक्ट के लिए काम नहीं करना है। इन जनरल हमारे लिए सबके लिए काम करना है। हमारे पास कोई ऊंच नीच नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हमको एक समुदाय के पीछे पड़ के वहाँ के मुद्दे उठा करके रखना है। हर समुदाय का मुद्दा सेम है। जातिवाद में पढ़ के कि ये अपन तेली के एरिया में गए तो ये भाषा वापरना, मोमिनपुरा में गए तो वो भाषा वापरना, इसके हिसाब से तो काम कानून बोलता नहीं है, संविधान बोलता नहीं है, हम करते भी नहीं है। हमें अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है लोगों का, हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग खुद बोलते हैं कि केजरीवाल जी का काम अच्छा है, आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आना चाहिए। जो मोमिनपुरा में हाल ही में सभा हुई या नुक्कड़ सभा हुई, उस पर कहीं न कहीं सवाल भी दागे जा रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक की अभी आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में हम बिलीव नहीं करते, किसी भी जात की राजनीति में हम बिलीव नहीं करते। वहां तो लोगों ने मुद्दे बताए कि यहाँ गटर लाइन डाल दिया, लेकिन ये इतनी गटर लाइन डाली, वो चेंबर भी ठीक नहीं किया, ये चेंबर भी ठीक नहीं किया, तो पानी की समस्या उसमें से जाने की तो वैसी की वैसी है। इसमें कहाँ मुस्लिम वोट का सवाल आ गया? वहाँ बच्चे की एजुकेशन के बारे में बात किया एक व्यक्ति ने कि यहाँ पर एजुकेशन है ही नहीं है, स्कूल नहीं है, 6 टीचर है और ये 6 क्लास को वो एक हॉल में बिठा करके टीचिंग पढ़ाते हैं। 6 क्लास को एक हॉल में बैठा करके पढ़ाते हैं।
सिर्फ वहाँ पर 6 टीचर हैं, 6 टीचर लोग कितना काम करेंगे वहाँ पर जाकर के। वहाँ पे लाइब्रेरी बंद हो चुकी है, ताला लगा दिया गया है। कुछ उनकी भी गलतियां हैं कि उन्होंने लाइब्रेरी का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया। ये सब बातें कि इसमें कहाँ मुस्लिम की बात है कि हम मुस्लिम का साथ दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, उनकी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। वहाँ के लोकल मुद्दे की, वहाँ इंक्रोचमेंट की बात है, वहाँ पर सफाई कचरे की बात हुई है, वहाँ पर जो वहाँ कचरा जमा करते हैं तो दिन में एक ही बार गाड़ी आती है, कचरा उठाती नहीं है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट की बात है, वहाँ पे चलना फिरना मुश्किल है। कुछ गलियाँ इतनी तंग है कि वहाँ एम्बुलेंस तक नहीं जा पाती है, कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको निकालना मुश्किल होता है। इन सब मुद्दे में कहाँ मुसलमान, ये तो हर बस्ती के एरिया का प्रॉब्लम है। कोई भी उसमें जातिकरण की बात नहीं है, क्योंकि वो मोमिनपुरा में मीटिंग हुई इसलिए उसको जात से रिलेट कर देना ये ठीक नहीं। फोकस क्या है आम आदमी पार्टी का? महानगर पालिका चुनाव, विधानसभा या फिर लोकसभा? अभी तो हम पूरा फोकस महानगर पालिका के इलेक्शन पे रखे हैं। काफ़ी डिले हो चुका है इलेक्शन। अभी हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि अभी ये फैसला हो जाएगा। जब उद्धव ठाकरे जी की गवर्नमेंट आई तो बोले 1 वार्ड पे प्रभाग होगा, फिर उसको 3 प्रभाग पे बनाया गया। अब 3 प्रभाग से फिर अभी केस कर दिया गया है कि नहीं ये 4 प्रभाग किया जाए। फिर ओबीसी का रिजर्वेशन के बारे में केस हो गया है। जब तक ये मुद्दे सुलटते नहीं है, होते नहीं है, सुलझते नहीं है, और तब तक के तो ये इलेक्शन कब डिक्लेयर होंगे हम तो इंतज़ार में हैं कि इलेक्शन डिक्लेयर हो। हम तो हर जगह जा जाके डोर टू डोर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो हम लोगों ने अपनी टीम बना के रखी है, वो अपनी जाकर के काम कर रही है। लेकिन जब इलेक्शन डिले हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में काम भी डिले हो जाता है। इलेक्शन का मोड अलग होता है, इलेक्शन की एनर्जी अलग होती है, एक टारगेटेड वर्क होता है कि हाँ ये इलेक्शन लड़ना है, हमें इतने लोगों तक पहुँचना है, करना है। ये हम चलते जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं, अनसर्टेनिटी जो इलेक्शन की बना के रखी है बीजेपी सरकार ने, ये कहीं ना कहीं काम को ढीला कर देती है। तो एनएमसी चुनाव में किस तरह के उम्मीदवार देने वाले हैं? क्या ये कोई पॉलिटिकली या कोई बड़े घराने के रहने वाले या तगड़े उम्मीदवार रहने वाले, या फिर आम आदमी पार्टी जिस स्लोगन पर है उसी तरह से उम्मीदवार काम को देखते हुए दिया जाएगा? काम को देखते हुए पहली प्राथमिकता तो हमारे कार्यकर्ताओं को दी जाएगी और हम पढ़े लिखे कैंडिडेट उतारेंगे। हमारे कॉरपोरेटर वकील भी होंगे, हमारे कॉरपोरेटर इंजीनियर भी होंगे, हमारे कॉरपोरेटर बीएससी भी होंगे, हमारे कॉरपोरेटर शिक्षित होंगे। मतलब मान के चले कितने आप सीटों पर दावेदारी करने वाले हो चुनाव की, और कितने उम्मीदवार इस चुनाव में क्या सभी सीटों पर उतारने वाले? हम 156 वार्ड अभी हैं, हम 156 में से 100 वार्ड बना चुके हैं जी। हमारी 100 वार्ड के ऊपर में हमारी कमेटियां तैयार है और हम पूरा चुनाव लड़ने वाले हैं, सभी सीटों पे लड़ने वाले हैं। हमें बहुत सारे लोग अप्रोच भी कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव डिक्लेयर ना होने के कारण सब ये काम थोड़ा सा डीले में चला जाता है। हम अपना काम जारी है, हमारा काम कभी बंद नहीं हुआ, हमारा काम जारी है और हम लोग इसके अंदर में पूरी ताकत से नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि एक साफ सुथरी राजनीति क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार क्या होती है, ये लोगों को महसूस कराना बहुत जरूरी है। क्या सत्ता ला पाएंगे आम आदमी पार्टी? लोग समर्थन देंगे तो बिल्कुल ला पाएंगे। उम्मीद क्या है? उम्मीद तो अच्छी है जी, प्रतिसाद अच्छा है लोगों का। कुछ कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के बिना महानगर पालिका की सत्ता नहीं बैठेगी। इस बार कुछ त्रिशंकु तो महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है। वो तो चुनाव के बाद होगा जो कुछ होगा। हमारा जो वर्किंग चल रहा है उसके अंदर में हम लोग इसके बारे में, क्योंकि हम अलायंस में बिलीव नहीं करते जी, क्योंकि अभी हमें अलायंस करने के लिए किसी के साथ जाना रहा तो किसी के साथ जाने, आप बताइए ना किसके साथ जाएंगे? यहाँ तो कांग्रेस है, यहाँ बीजेपी है जी, और कौन है यहाँ पर? बीएसपी के 4-5 राजनीति लोग में हर चीजें संभव है अभी। नहीं, हमारी संभव नहीं है जी। ना हमने दिल्ली में किया ना हमने पंजाब में किया, अकेले लेकिन नहीं। लोगों ने प्रतिसाद इतना दिया कि पहली बार दिल्ली के अंदर में 70 में से कांग्रेस की 0 सीट हो गई थी और बीजेपी के सिर्फ 3 बचे थे। कभी कभी लोगों का रिस्पांस ऐसा हो जाता है, तो वो रिस्पांस अगर हमें मिलता है और अगर हमारा मेयर बनता है या हम लोग उस काम का, हम 5 साल में आपको नागपुर की सूरत बदल के बताएंगे। अभी फिलहाल आप घूम रहे हैं पूरे नागपुर सिटी में, किस तरह की आप समस्याएं देखते हैं? जिस तरह से जो दावे किए जाते हैं विकास के, जिस तरह से बदलते हुए नागपुर के दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, क्या आपके नज़र में आया पिछले कुछ वर्षों में, अगर 15 सालों में अगर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति की सत्ता रही है तो क्या बदलाव हुआ है और समस्या अभी भी क्या है? महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। हर चीज़ महंगी होते चले जा रही है। पेट्रोल के दाम, महिलाएं सिलेंडर के नाम से रोती हैं, 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया है।
जो गरीब है बेचारा, जो परेशान है, उससे तो 1300-1400 रुपये तक ले लेते, उसको समझता ही नहीं है कि ये सिलेंडर के पैसे 1050 रुपये देना। उनके सिलेंडर के भाव से त्रस्त हैं। ये तो है। स्थानिक लेवल पर नागपुर में क्या है? स्थानिक लेवल के ऊपर में गवर्नमेंट, जितने भी इन्होंने पिछले बार कारपोरेटर जीत के लाए बीजेपी वालों ने, सब मोदी जी के नाम से जीत के लाए जी। यहाँ तो लोकल नेतृत्व का कुछ था नहीं, जो भी था मोदी के नाम से जीत रहा था। क्या काम किया उन्होंने 4 प्रभाग रहने के बाद में? किसी के बाद भी वो कंप्लेंट लेकर के जाते हैं, वो बोलते भाई ये मेरी एरिया में नहीं आता, आप उनसे बात करो। उसके बाद जाते हैं, वो बोलता उससे बात करो। जवाबदारी किसी ने भी नहीं ली। और ये जो विकास के नाम पर विकास हो रहा है, जो कंक्रीट के रोड बन रहे हैं और ये सब जो बातें हो रही है, और जिसकी वजह से लोगों को प्रायोरिटी की चीजें क्या है इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन चुनौती की अगर बात की, आज आप उत्तर में जाइए, नॉर्थ साइड में जाइए, समता नगर वगैरह साइड में जाइए, रोड ही नहीं है, सीवर लाइन ही नहीं है। लोग कैसे हालत में रह रहे हैं वहां पर। आपने डेवलपमेंट चार्ज ले लिया, सब ले लिया, अनऑथराइज को ऑथराइज कर दिया, सब कर दिया, वहां पे घर को टैक्स लगा दिया, रोड ही नहीं है, सीवर लाइन ही नहीं है। बारिशों में प्रॉब्लम होती है। तो सिर्फ विकास क्या सिविल लाइन में हो रहा है, बर्डी में हो रहा है? जो एरियाज के अंदर काम होना चाहिए उनकी प्रायोरिटी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हवाला दिया। रेलवे का ब्रिज तोड़ करके नया ब्रिज बनाना है। अच्छा तो ब्रिज है, क्या प्रॉब्लम है? 8 साल पहले ब्रिज बना था, नितिन गडकरी जी ने उसका इनॉग्रेशन किए थे। मत बनाओ ना वो ब्रिज, जाकर के समता नगर के रोड डालो, वहां के लोगों की सुविधा देखो। जो आउटर स्कर्ट्स में जो बस्तियां बैठ गई है, बीसा में घर बैठ गए, इधर बैठ गए, यहां जाकर के हालत देखो ना क्या हालत है। वहां की क्यों नहीं काम किया जाता है? लोग इससे त्रस्त है कि मूलभूत हमारी सुविधा की तरफ किसी का ध्यान नहीं है और विकास के नाम पर यह सब कुछ चल रहा है। लेकिन चुनौतियां बड़ी नहीं लगती आपको? क्योंकि आपके सामने ऐसी कद्दावर राजनीतिक पार्टी है जिसमें एनसीपी, शिवसेना के 2 दल, भारतीय जनता पार्टी, उनका काम और सारी चीज़ों को देखते हैं, और अभी आपकी जो पार्टी है वो एकदम से नई पार्टी है और वो राजनीति में के अखाड़े में अभी धीरे धीरे उतरने वाली। तो चुनौती बहुत बड़ी नहीं लगती? चैलेंज बहुत बड़ा नहीं लगता है? चुनौती तो हमारी पहले से ही बड़ी थी जी। आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं जी, तो मैं एक शेर बोल सकता हूं आपको जी। बिल्कुल। जूते हमारे फटे थे, हम आसमान पे चढ़ गए, क्योंकि हौसले हमारे बुलंद थे। क्या बात है। लोग अगर चाहे ना तो बड़े से बड़े कद्दावर नेता को छोटा बना देते हैं। लोगों को सिर्फ समझ में आ जाए ये बात कि ये लोग हमारा काम करके दे सकते हैं, ये देश हित में काम कर रहे हैं, हमारे हित में काम कर रहे हैं, वो सत्ता पलट कर देते हैं। और हम एक ऑल्टरनेटिव बन के सामने आए हैं। देश के विकल्प हमारे सामने, लोगों के सामने विकल्प नहीं था। कांग्रेस को नहीं तो बीजेपी को वोट दो, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस को वोट दो, कुछ ना कुछ गठबंधन बना के हो ही जाता था। अब लोगों के सामने एक पर्याय आ गया है, तो हमें उम्मीद है कि लोग हमें इसका समर्थन देंगे और समर्थन दे करके हम मजबूती से खड़ा होंगे और हम अपने जो भी वादे करेंगे उसके ऊपर में हमने खरे उतरेंगे, क्योंकि हमने जो कहा सो किया है। दिल्ली, एक अंतिम सवाल, परिवर्तन होके रहेगा आम आदमी पार्टी का विश्वास है? हाँ, हम इसीलिए लड़ रहे हैं। हम भी देखना चाहते हैं देश के अंदर में जो 70% 75% जनता जो दुखी है, जिनके ऊपर में आज तक संविधान पहुंचा नहीं है, जिनको मूलभूत सुविधाएं मिली नहीं, अधिकार नहीं मिले हैं, उनके लिए हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे हमारे खास मेहमान सरदार जगजीत सिंह, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ समय में अगर बात की जाएगी तो दिल्ली छोड़कर अभी पूरे महाराष्ट्र में भी अपने ही पैठ जमाना शुरू कर दिया। और महाराष्ट्र में अगर नागपुर की बात की जाएगी तो पिछले कुछ समय से ऐसे आंदोलन खड़े किए हैं जिसने जनता का ध्यान आकर्षित किया है। महानगर पालिका के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, साथ ही लोकसभा और विधानसभा में भी अगर किसी के साथ अलायंस हो जाता है तो भी वो उसके लिए कार्य करते रहेंगे। लेकिन महानगर पालिका में वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ऐसे उम्मीदवारों के साथ उतरना चाहते हैं जो पढ़े लिखे हो और जिन्हें समाज कार्य में इंटरेस्ट हो और सामाजिक तौर पर वो जनता के पास जाए और चुनकर आए। तो मुद्दे की बात में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मुद्दे की बात में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।